हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेनसी हिंदी क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। वीरों की गाथाएं, इसमें जो पहला आ जाएगा प्रमुख विशेषताओं में वीरों की गाथाएं। यह काल वीर गाथ्यात्मक रचनाओं का काल था। अधिकतर रचनाकार राजाओं के आश्रय में रहते थे। अंत राजाओं के शौर्य की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर करते थे, लेकिन तत्कालीन राजाओं में शौर्य का अभाव नहीं था। जैसे पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का वर्णन किया है। ये इसकी पहली विशेषता होगी। इसकी दूसरी विशेषता आ जाती है वीर रस की प्रधानता। इस काल की अधिकतर रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, जिसमें वीरों के शौर्य, उत्साह, धर्म आदि का वर्णन काफी उत्सवी रूप में किया गया है। यह रूप अन्य काल में नहीं मिला। ठीक है, ये हमारी सेकेंड आदिकाल की विशेषता हो गई। इसके बाद हमारा आ जाएगा युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल में युद्धों का वर्णन काफी सजीव प्रतीक होता है। ऐसा वर्णन जिसमें ऐसा प्रतीक हो कि आंखों के समक्ष युद्ध उपस्थित हो गया हो। घोड़े का दौड़ना, शस्त्रों का चलना, शर्वनाओं की ध्वनि आदि कवियों की वाणी से ही मुक्ति होती प्रतीक होती हैं। इस काल के कवि ने न केवल युद्धों का प्रत्यादर्शी होते देखा, बल्कि युद्धों में हिस्सा भी लेते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारी जो अगली विशेषताएं हैं वो आ जाएगी श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग इस काल की विशेष प्रवृत्ति है। युद्धों में जीती महिलाओं के साथ भोग विलास करते हुए राजाओं का वर्णन भी इस समय के काव्यों में मिला है। इसके बाद आ जाएगा प्रकृति का चित्रण। इस काल में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण हुआ है। युद्ध क्षेत्र में जाते हुए सैनिकों का वर्णन करते समय रास्ते में पड़ने वाले नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन कवियों ने बहुत ही रुचि से किया है। इसके बाद हमारा आ जाएगा जनजीवन के संपर्क का अभाव। रासो ग्रंथ के रचयिता राजाओं के आश्रित थे, जैसे चंद्रबरदाई, भट्टकेदार, नरपति नाल्हू, विद्यापति आदि प्रमुख कवि। इनका जनजीवन से संपर्क कटा हुआ था। सामंती जीवन, वैभव, विलास का चित्रण करना, उनकी समस्याओं एवं उनके द्वारा किए गए युद्धों आदि का चित्रण करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। इस काल की कविताओं में जनजीवन की समस्या चित्रित हो पाई। जैन बौद्ध कवियों की कविताओं में जन समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा जो अगली विशेषता है वो आ जाएगा रासो ग्रंथ की प्रचुरता। इस काल की रचनाओं में अधिकांश के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। इन ग्रंथों के रासो काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो, परमार रासो आदि कहा गया है, अल्लाह को गहर रूप में आज भी विद्यमान है। अल्लाह परमार रासो की विकसित रूप है। भाषा अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली तथा मैथिली भाषा। अपभ्रंश भाषा का सबसे प्राचीन रूप सिंधो तांत्रिकों तथा योग मार्गी बौद्ध की रचनाओं में मिलती है। डिंगल इस युग की साहित्यिक की दूसरी प्रमुख भाषा राजस्थानी है। प्राय सभी रासो इसी भाषा में लिखे गए हैं। खड़ी बोली का रूप अमीर खुसैरो की रचनाओं में मिलते हैं। इनकी पहेलियां एवं मुकरियों में खड़ी बोली का रूप भी दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा काव्य रूप। पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, संदेश रासक आदि प्रबंध काव्य हैं। खुसैरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और प्राकृत पैगलम आदि मुक्तक काव्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारी आखिरी विशेषता आ जाएगी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन।
इस काल की रचनाओं में कवियों ने हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही है। इससे उनके वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होने का पता लगता है। साधारण सांतों के साधारण से काम की प्रशंसा बहुत ही अलौकिक रूप से की गई है। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से हिंदी साहित्य के आदिकाल या वीर गाथा काल के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलती है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको टोटल 10 विशेषताएं, उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी मैंने आपको बता दी है बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से आपको जो भी इजी लगते हैं वो आप 4-5 लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदिकाल के बाद है हमारा भक्तिकाल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भक्तिकाल। ठीक है बच्चों।